हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए क्लास 11 में हम अकाउंटेंसी में ये ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट कवर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी तक के सेशंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो जल्दी से जाके वो चेक कीजिए क्योंकि उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर चलिए आज हम ट्रायल बैलेंस के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं पहले ही बता देती हूं कि हम पहले दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ट्रायल बैलेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस जो हम अब पढ़ेंगे, जो शायद आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, सस्पेंस अकाउंट, ये जब आप वॉल्यूम 2 में, मतलब अपनी क्लास 11 की ही जो सेकंड बुक है, जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का एक चैप्टर कवर करोगे तब भी आपको ये सस्पेंस अकाउंट का जिक्र उसमें भी आएगा। तो चलिए क्लियर करते हैं कि ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। इट इज अ टेम्परेरली क्रिएटेड और जनरेटेड अकाउंट फॉर दोज ट्रांजेक्शंस which are undisclosed in the books of accounts or for some disputed funds। मतलब देखो, हम अकाउंटेंसी में मॉनेटरी फॉर्म्स में, फंड्स की फॉर्म में जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उनका इफेक्ट धीरे धीरे सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, देन जनरल एंट्रीज, देन लेजर्स, इन सब से होते होते ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में हमने अभी तक ये अकाउंटिंग साइकिल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हमने समझा है। हम अकाउंटिंग साइकिल भी समझ चुके हैं हमारे सेशंस में। तो आपको बेसिकली यहां पर क्या बताया गया है कि हमने ये सीखा है अभी तक का कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने लास्ट टॉपिक एरर्स वाला कंप्लीट किया था, उसमें हमने यही चीज पढ़ा था कि देयर आर सम एरर्स जो कि डिस्क्लोज हो जाती हैं ट्रायल बैलेंस से, और कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं होती हैं। तो देखो, जो ये सस्पेंस अकाउंट है ना, वो बेसिकली तभी अराइज होता है, ज्यादातर चांसेस में नॉर्मली तभी अराइज होता है जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, टैली नहीं करता है। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ अकाउंट्स की या कुछ अमाउंट्स की हमने एडजस्टमेंट नहीं की है, जिस वजह से ये डिफरेंस हमें दिखने को मिल रहा है। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी बात देखो, एक जो अकाउंटेंट होता है, या अगर मैं सिंपल सा और कहूं तो एक जो बिजनेसमैन होता है, हमने अकाउंटिंग ईयर नाम का एक फंडा पढ़ा हुआ है जिसमें है कि भाई 12 महीनों का एक टाइम पीरियड होता है और वो 12 महीनों में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एक बिजनेसमैन ने ये चेक करना होता है कि भाई मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, अगर एट द एंड हमने ये ट्रायल बैलेंस बना लिया जिसके आधार पर आगे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। फाइनल अकाउंट्स का हिंट मैंने आपको दिया था ट्रायल बैलेंस की ही वेरी फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल भी समझाया था। तो मैंने आपको कहा था कि इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर आगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, अब देखो, क्या एक बिजनेसमैन अगर डिफरेंस आ जाए तो वेट कर सकता है? 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो क्या वो वेट करेगा कि भाई ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच करे तो मैं आगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाऊं और फिर मुझे पता चले कि मेरी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, या क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना नहीं? बिल्कुल भी नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। और ना ही, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ना ही एरर्स फाइंड आउट कर पाना, एरर्स को ठीक कर पाना कोई चुटकियों का खेल है या मिनटों का काम है कि जल्दी से वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो डिफरेंस होता है वो जनरली सस्पेंस अकाउंट नाम के एक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि हम डिले अवॉइड कर सके। डिले का मतलब क्या होता है? देरी होता है ना। तो इसका मतलब हम हमारे फाइनल अकाउंट्स, जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया है आपके साथ, तो हम फाइनल अकाउंट्स टाइम पर प्रिपेयर कर सकें, बना सकें। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम
ट्रायल बैलेंस में आ रहे डिफरेंस को एक बार के लिए सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो आगे, डिफरेंस तो भाई कोई भी साइड पर आ सकता है। हमने ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा देखा है, समझा है, तीनों मेथड से समझे हैं, तो डेबिट साइड में भी या क्रेडिट साइड में भी कहीं पर भी डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है मेरी डेबिट साइड ज्यादा हो तो मेरा क्रेडिट साइड कम रह रही है, तो डिफरेंस जो है सस्पेंस अकाउंट का वो क्रेडिट में आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो उस केस में मैच करने के लिए मुझे डेबिट साइड में कुछ लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स सस्पेंस अकाउंट उस वक्त इधर वाली साइड आ रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रायल बैलेंस में डेफिशिएंसी कमी कौन सी साइड पर आ रही है। ठीक है, अब देखो कंसीक्वेंटली मतलब इसके नतीजे इसके चलते होगा क्या। देखो सस्पेंस अकाउंट जब एग्जिस्टेंस में आ गया तो हमने अभी अभी समझा ना कि हमारी फाइनल अकाउंट्स को हमने डिले नहीं करना है। फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में एग्जिस्टेंस में आएगी फिर वो चीज। ठीक है, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह सब बनाना है, मतलब अगर हम बहुत ही सिंपल सा मीनिंग समझें, जो भी डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में निकलते होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे भी जब हम फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको क्या बताया गया, जैसे मैं अगर बहुत ही सिंपल सी आपको एग्जांपल देकर बताऊं, जैसे लैंड हमारी एसेट होती है, ये आपको पता है। हमारी बिल्डिंग, हमारी प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी एसेट्स होती हैं। और आपको ये चीज मैंने बहुत बार बता दी कि इनका डेबिट बैलेंस होता है। और जिन चीजों का डेबिट बैलेंस होता है वो हमारी, अगर ये एसेट्स हैं हमारी, इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज हमारी एसेट है, तो हम उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करेंगे। तो अब अगर सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ गया तो उसे भी तो कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा ना। तो होगा क्या, अगर सस्पेंस अकाउंट बना है, बनकर तैयार हुआ है, उसका बैलेंस है, तो उसके उस बैलेंस को हमने, अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करना है। ये सिर्फ अभी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अभी आपने फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनानी नहीं सीखी है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर डेबिट बैलेंस आ जाता है तो हम उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करेंगे, अदरवाइज हम उसे लाइबिलिटीज साइड पर शो करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट आ गया तो हमने उसे भी कौन सी साइड पर शो करना है, लाइबिलिटीज साइड पर शो करेंगे। ठीक है, अब देखो बाद में क्या होगा। अब ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको हिंट है कि आगे आने वाले आपको और कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं। देखो लेटर ऑन, अब ये तो नहीं ना कि डिफरेंस आ गया, हमने एक बार के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया तो भाई अकाउंटेंट हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएगा। वो एरर्स अगर हैं तो उन एरर्स को सही भी तो करेगा ना। गलती अगर हो जाती है तो गलती को सुधारना भी तो चाहिए ना। तो लेटर ऑन, as and when the errors are identified and rectified, rectify का मतलब होता है करेक्ट करना, सही करना। तो जब अकाउंटेंट ने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया तो बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो गलतियों को आइडेंटिफाई करे कि क्या हुई है, कहाँ हुई है गलती, देन उसके बाद वो उन गलतियों को सही भी करेगा। अब सही करने के लिए फिर से मैं कहूंगी, आपकी बुक में आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से एक चैप्टर मिलेगा जिसमें हम ये चीजें सब सीखेंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट भी फिर उसमें आएगा, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की जाएंगी। रेक्टिफाइंग एंट्रीज के आधार पर धीरे धीरे ये सस्पेंस अकाउंट खत्म होता चला जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, और ये अपने आप बुक्स में से डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे जैसे ये डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर ये बैलेंस शीट में अपीयर होना भी बंद हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे नहीं, ये जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि कौन सा है। देखिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारे पास वो है
हाउ टू ट्रीट क्लोजिंग स्टॉक। देखो हमने अभी तक जो एक इलस्ट्रेशन की फॉर्म में अपने लास्ट कुछ सेशंस में ट्रायल बैलेंस को समझा था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नाम का कंसेप्ट आया था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नाम का कंसेप्ट नहीं आया था। अभी से याद कर लीजिए इस बात को कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादातर केसेस में ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता है। ये बात आपको फाइनल अकाउंट्स में बहुत काम आएगी। बिकॉज नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली इट्स अमाउंट इज एसरटेन्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो ये जो स्टॉक है वो बेसिकली किस चीज का निकलता है, वो गुड्स का निकलता है। अब जो गुड्स हैं वो हमारे पास सेल परचेज इसकी फॉर्म में होती है, तो जब तक हमें सेल्स परचेज का एक्चुअल बैलेंस नहीं पता चलेगा तब तक हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। एक्चुअली स्टॉक होता क्या है, स्टॉक होता है कि वो चीज जो एक फर्म ने, एक बिजनेस ने अपने पास रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब खरीदी थी लेकिन अभी बिक नहीं पाई है, तो सिंपल सी बात, अनसोल्ड गुड्स आर नोन एज स्टॉक। तो अगर एक कंपनी का या एक बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक जैसे हो सकता है तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा ही ना। सारा का सारा माल एक साल में तो बिक नहीं पाता है। तो उस केस में हमें जनरली जब ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद पता चलता होता है कि क्लोजिंग स्टॉक भाई कितना है। बाकी डिपेंड करता है अकाउंटेंट पे कि अगर वो पहले असरटेन कर ले तो, या अगर वो पहले एडजस्टमेंट कर ले तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड हो, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट एंट्री अभी तक पास नहीं की गई है, तो क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस में इसे अपीयर नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड अर्लियर इट इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेकिन अगर ये जर्नल एंट्री पहले से पास की हुई हो तो हमने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है, मतलब एडजस्टेड हो। सिंपल सी बात, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है ना। अब देखो बहुत ही ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ना बिका हुआ, बिना बिका हुआ माल अगर मेरे पास अभी भी मेरे गोदाम में पड़ा है तो वो क्या है, वो मेरी एसेट है ना। और एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब सोचो कि यहां पर 2 परचेजेस क्यों आया है। देखो जो हम खरीदते हैं उसी में से अगर नहीं बिक पाता तो हमारे पास स्टॉक की फॉर्म में माल बच जाता है, तो इसलिए 2 परचेजेस अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री अगर पहले पास की हुई हो तो हमने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है। किस साइड पर शो करना है, देखो जर्नल एंट्री में ही आपको पता चल रहा है, डेबिट साइड पर शो करना है। फिर से याद दिलवा दूं, हमारी एसेट है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पर ही शो होगा। ओपनिंग स्टॉक अगर दिया हुआ हो तो वो भी डेबिट में ही शो होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ हो तो वो भी डेबिट साइड पर ही शो होगा। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरी बात ये केस है कि अगर ये केस हो और वाला कि ट्रायल बैलेंस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स बनने के बाद अगर प्रिपेयर हो रहा हो, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही आगे फर्दर ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। लेकिन ये केस अगर हो जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले बन गया है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अगर बाई चांस ट्रेडिंग अकाउंट पहले प्रिपेयर हो गया है तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा गया है कि डेबिट साइड में अपीयर होगा। क्यों होगा, मैं ऑलरेडी आपको दोनों लॉजिक्स बता चुकी हूं, चाहे एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, चाहे ये जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए कि ये डेबिट साइड पर ही शो होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल, कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स देखते हैं ट्रायल बैलेंस के। आज हम अब हमारी बुक्स में से
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये मैं ऑलरेडी आपको लेजर्स के सेशन में भी और इस ट्रायल बैलेंस के सेशंस में भी एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा चुकी हूँ। चलिए आज कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली 14.34 पेज पर अवेलेबल है और मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं कि मेरे पास हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये वॉल्यूम 1 की लेटेस्ट बुक है। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन बता रखा है कि ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है लेकिन ये एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मतलब जिसे कुछ नॉलेज नहीं थी तो अपने हिसाब से उसने बना दिया। और क्या बनाया है, बेसिकली कुछ इस तरह का बना दिया कि भाई ट्रायल बैलेंस ऐसा होता है कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो देखो उसने धक्के से दोनों साइड्स को बराबर कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से स्टडी करें तो हमें कुछ गलतियां पता चलेंगी, तभी हमें रीड्राफ्ट करने के लिए कहा गया है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग ये एक एसेट होती है, इसका डेबिट बैलेंस होता है तो ये डेबिट साइड में ही लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इट्स करेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी ये भी एक एसेट होती है और डेबिट में आना चाहिए तो डेबिट में ही है। वेजेस एक एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट होना चाहिए तो ये डेबिट में ही लिखा हुआ है। तो हमारी ये फर्स्ट 3 आइटम्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर हम डिस्काउंट अलाउड की तरफ देखें तो देखो याद करो कि आप जर्नल एंट्रीज में डिस्काउंट अलाउड को क्या करते थे, आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते थे, क्रेडिट तो डिस्काउंट रिसीव्ड को किया जाता था। तो ये दोनों जो डिस्काउंट्स हैं वो गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर अलाउड इसने क्रेडिट में लिखा हुआ है जबकि अलाउड किस में आना चाहिए, डेबिट में। और ये रिसीव्ड डेबिट में लिखा हुआ है, ये किस में आना चाहिए, क्रेडिट में। तो ये 2 गलतियां हमें पता चल गई। अब देखिए परचेजेस हमारे पास डेबिट में दी हुई है, डेबिट में ही होती हैं बिकॉज जर्नल एंट्रीज में हम परचेजेस हमेशा डेबिट करते थे, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती थी तो सेल्स भी सही है। लेकिन अगर हम फिर से ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को अगर चेक करें तो देखो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न और मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि सेल्स का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा होगा, डेबिट। इन्होंने क्रेडिट में लिखा हुआ है तो ये गलती है। बिल्कुल इसी तरीके से रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न, तो ये क्या होनी चाहिए, ये क्रेडिट होनी चाहिए, ये यहाँ डेबिट में लिखी हुई है तो ये भी एक एरर है। ओपनिंग स्टॉक, देखो अब आपको स्टॉक दिया हुआ है ना ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी अभी आपको बताया है कि स्टॉक चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो डेबिट ही होना चाहिए और डेबिट में ही लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये सही है। डेटर्स डेबिट में ही होते हैं, डेबिट में ही दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स क्रेडिट में आने चाहिए, क्रेडिट में ही दिए हुए हैं तो फिर से ये तीनों कंसेप्ट भी सही हैं। लेकिन कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेज, देखो कैरेज क्या होता है, कैरेज का मतलब होता है रेड़े का किराया, तो ये हमारा एक्सपेंस है, चाहे ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे ये परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। देखो जब हम रॉ मटेरियल को खरीद कर हमारी फैक्ट्री के गोडाउन तक लेकर आते हैं तो हम खर्चा पे करते हैं। कई बार जब हम सेल्स करेंगे अपने गुड्स की तो सेल्स को भी मार्केट तक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गुड्स को तब भी हमें कुछ ना कुछ कैरेज बियर करना पड़ सकता है। तो ये दोनों ही हमारे एक्सपेंस हैं, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये एक इनडायरेक्ट मैनर में एक्सपेंस है। जो सेल्स के साथ जुड़ा हुआ हो, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और जो ये परचेजेस के साथ जुड़े हुए हों वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू दी नॉमिनल अकाउंट्स रूल। तो ये क्या होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, इन्होंने क्रेडिट में लिखा हुआ है तो ये गलती है, जबकि ये कैरेज ऑन परचेज सही लिखा हुआ है डेबिट में। इंश्योरेंस हमारा खर्चा होता है तो ये भी डेबिट में है, ये भी सही है। जनरल एक्सपेंसेस नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंस है तो भाई ये डेबिट में ही लिखे हुए हैं, सही है। कैश इन हैंड डेबिट में ही होता है, सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है तो इसे हमने क्रेडिट करना है, डेबिट नहीं करना है।
बिल्कुल इसी तरीके से देखो कैपिटल आपको दे रखी है, कैपिटल का आपको पता है कि क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो ये सही लिखा हुआ है इन्होंने। लेकिन अगर हम ड्रॉइंग्स देखें, अब देखो आपने जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता था, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसलिए ड्रॉइंग्स को हमने क्या लिखना है, डेबिट। तो चलिए अब हम रीड्राफ्ट करते हैं और देखते हैं कि आंसर वही है। तो देखते हैं कि ये जो ट्रायल बैलेंस है वो अब किस तरह का दिखेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट होगा। क्योंकि हमें कोई डेट नहीं दी हुई, किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो मैंने सिंपली ट्रायल बैलेंस ही हेडिंग दिया है। परफॉर्मा वही बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली तैयार किया गया है। और आप देख सकते हो कि जो जो करेक्शंस मैंने आपको बताई थी, डिस्काउंट्स के रिगार्डिंग, रिटर्न इनवर्ड्स के रिगार्डिंग, ये सब करेक्शंस की गई हैं, कैरेज ऑन सेल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और हमारे पास हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है, देखिए वो बिल्कुल उतना ही आ रहा है जैसा कि आपको शो किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करके इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। देखिए नेक्स्ट पेज पर 14.35 पर अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको सस्पेंस अकाउंट का भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें भी सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है कि एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है, तो हमने करेक्टली इसे रीड्राफ्ट करना है, ठीक है। और नेसेसरी नोट्स भी तैयार करने हैं। नेसेसरी नोट्स आपने बिल्कुल वही रीजंस के साथ तैयार करने हैं कि क्या चीज है जो इसने गलत लिखी हुई है, तो आप उसकी क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो। देखो अब यहां पर जो ट्रायल बैलेंस है ना इस क्वेश्चन में, वो आपको थोड़ा सा ना अलग सी फॉर्म में दिया हुआ है। देखो हमने ऐसा कोई मेथड तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप देखो तो हमें एक लेजर अकाउंट की फॉर्म में ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि लेजर की ये वाली साइड डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हम जल्दी से समझते हैं कि क्या जो चीजें डेबिट में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी डेबिट में ही आनी चाहिए या कुछ गड़बड़ है, क्रेडिट में आनी चाहिए। कैश इन हैंड सही है, डेबिट में ही आना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी भी सही है, एसेट है। टाइपराइटर भी बिल्कुल सही है, स्टॉक भी सही है। परचेजेस, कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब देखो ये क्या होता है, कैरेज इनवर्ड होता है कैरेज ऑन परचेजेस, जैसा हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में समझा है। कैरेज आउटवर्ड मतलब होता है कैरेज ऑन सेल्स, जब गुड्स इन हो रही होती हैं। इन कब होती हैं, जब हम परचेज करते हैं, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड कैरेज ऑन परचेजेस है। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, फिर कैरेज ऑन सेल्स, जब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स आउट जा रही होती हैं। तो कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस हैं, डेबिट ही होने चाहिए, डेबिट में ही लिखे हुए हैं। बिल्स डेटर्स डेबिट ही होते हैं, लेकिन बिल्स पेबल, भाई पेबल तो हमारी लाइबिलिटी है, जिसे हमने समथिंग विच इज टू बी पेड, तो ये क्रेडिट में आने चाहिए। ये रॉन्ग है अगर यहां लिखा हुआ है तो, ठीक है। मिल गई ये करेक्शन। अब देखो रेंट पेड एक्सपेंस है, डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में ही है। वेजेस भी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट भी एक एक्सपेंस है, तो ये सही है। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये इनकम है ना, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि एक तरीके से इनकम, या इनकम नहीं बोलेंगे इसे, एक तरीके से फायदा बोलेंगे, गेन है ये, कि मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया तो मुझे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसा हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी अलाउड और रिसीव्ड का कंसेप्ट समझा था। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए, तो ये डेबिट में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड जल्दी से। देखो क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट ही होता है, कैपिटल क्रेडिट ही होती है। भाई गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। भाई अगर मेरा नाम, नेम फेम, मेरे बिजनेस का नेम फेम मार्केट में अगर अच्छा है, तो वो मेरे लिए मेरी एसेट है। मैं अपनी गुडविल के दम पर 100 की चीज 1000 में भी बेच सकती हूँ, बिकॉज मेरी कंपनी का नाम है, ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया। तो गुडविल
इसलिए डेबिट में आनी चाहिए, तो रॉन्ग है अगर यहां लिखी हुई है तो। क्रेडिटर्स यहीं आने चाहिए, तो ये सही है। सेल्स यहीं आनी चाहिए। अब रिटर्न इनवर्ड, अब देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होती हैं। तो अगर सेल्स क्रेडिट में आती हैं तो सेल्स रिटर्न कहाँ आएंगी, ये यहां नहीं आएंगी, ये डेबिट में आएंगी। ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स ये हमारी एसेट होती हैं, तो ये भी कहाँ आएंगी, डेबिट में आएंगी। तो अब देखो अब आपने करना क्या है, देखो आपको ये एक ओवरव्यू दे रखा है कि डेबिट साइड का टोटल इतना था, तो आपने क्या करना है, डेबिट साइड के इस टोटल में से 252300 आपको जैसे परफॉर्मा समझाया गया आप वैसे ही ड्राफ्ट करोगे ट्रायल बैलेंस। आप जब ड्राफ्ट करोगे तो आपके पास न्यू आएंगे टोटल्स। मैं आपको यहां पर एक रफली कैलकुलेशन की फॉर्म में कैलकुलेट कर कर बता रही हूं कि देखो मैंने सिंपली क्या किया, जो ये बैलेंस मुझे दे रखा है, टोटल जो ये दे रखा है, ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए, तो मैंने 12,000 और 3200 यानी कि 15,200 निकाल दिया। अकाउंट्स में यही होता है ना, जो चीज माइनस की हो उसे सॉरी ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। और ये देखो ये डेबिट वाली चीजें हैं जो आनी चाहिए, तो ये प्लस हो जाएंगी। तो गुडविल कितनी है हमें दी हुई, 8,000। रिटर्न इनवर्ड कितना दिया हुआ है, 2400। ड्रॉइंग्स कितनी है, 21,200 एंड इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 4,000। तो इन चारों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए 4 की 4 आइटम्स का जो टोटल है वो 16,520 आ गया। तो ये माइनस करना था ये वाले, और ये चारों ऐड करने थे जिनका टोटल ये था। अब अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ये डेबिट साइड है इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 253620। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखो लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज साइड में 251120 ये हमें टोटल दिया हुआ है, 251120। अब इसमें क्या करना है, इसमें उल्टा करना है, इसमें ये माइनस कर देना है और ये ऐड कर देना है। तो इसमें सिंपली 16,520 माइनस कर दो, क्योंकि ये एसेट्स वाली आइटम है, इसमें नहीं आएंगी। और ये जो दोनों का टोटल 15,200 था इसे हम ऐड कर देंगे। तो देखिए जब इसे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 249800 ये टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का। ठीक है, याद रखना मैंने ये इधर क्रेडिट वाली साइड की कैलकुलेशन आपको यहां कर कर बताई है और डेबिट वाली की कैलकुलेशन मैंने आपको यहां कर कर बताई है। तो देखो क्या डेबिट और क्रेडिट आपस में अभी भी मैच हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहां पर अब जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका सस्पेंस अकाउंट होगा। अब देखो आप खुद सोचो कि कौन सी साइड पर निकलेगा आपका ये डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर। देखो हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो हमें क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा ताकि ये डेबिट के बराबर आ जाए। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सस्पेंस अकाउंट निकलेगा वो कौन सी साइड में निकलेगा, क्रेडिट साइड पर निकलेगा। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन, जल्दी से इसका हिंट चेक करते हैं कि क्या जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, जो हमने सोचा कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आएगा उतना ही हमें दिया हुआ है या नहीं। तो देखो बिल्कुल वही है, हमारी डेबिट साइड का टोटल, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल और इन दोनों का डिफरेंस जो कि बैलेंसिंग फिगर है वो 3820 ही आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा इतना ही आएगा। और देखो जो मैंने आपको समझाया कि ये क्रेडिट साइड पर अपीयर करेगा। तो कुछ इस तरह से इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपका जो नया ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रायल बैलेंस का फुल कंसेप्ट जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी मैनर से मतलब समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।